हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुनाव सुधार से संबंधित। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों हाउस से आधार कार्ड को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया गया है और उसको पास कर दिया गया है। हालांकि अपोजिशन पार्टी ने बहुत ही हंगामा मचाया, लेकिन राज्यसभा से और लोकसभा से इस बिल को पारित कर दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों सदनों से किसी बिल के पास होने के बाद में उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में वो बिल जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एसेंट या स्वीकृति करने के बाद में वह बिल कानून के रूप में परिणत हो जाएगा। तो सरकार ने जो उसका उद्देश्य बताया वो क्या बताया कि बोगस वोटिंग को रोकना इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि देखने में आया और इलेक्शन कमीशन को भी देखने में आया कि एक ही व्यक्ति का नाम एक ही कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग बूथों पर होना, देश के अन्य भाग में होना, दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में होना, तो इसका मतलब आदमी एक और वोटर की संख्या 2, 3। हालांकि यह सभी मामलों में लागू नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन ने डिटेक्ट किया। तो दोस्तों, इसी के कारण से आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक किया गया है, ताकि हालांकि इसको वॉलंटरी बनाया गया है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टीज ने इसके विरुद्ध में जबरदस्त हंगामा मचाया दोनों सदनों में। तो उसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि चुनाव सुधार हिंदुस्तान में क्यों जरूरी है, हमारे देश के प्रजातंत्र के स्वस्थ विकास के लिए सही ढंग के नुमाइंदे का चुनाव होने के लिए चुनाव सुधार क्यों आवश्यक है, उसके बारे में भी हम रेखांकित करेंगे। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके द्वारा जो चुनाव में उनके द्वारा इस बात पर बहुत ज्यादा गंभीरता से बहस किया गया है कि हमारा जो चुनाव है उसमें धनतंत्र का बोलबाला होता जा रहा है, मसल पावर का प्रदर्शन बहुत ज्यादा होता है, और जिसके कारण से हम क्या देखते हैं कि सही जो प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जो हमारे प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए देश के आजादी के बाद से समय समय पर चुनाव में सुधार किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा। तो आज जो इलेक्टोरल रोल को जो आधार से जो लिंक किया गया है और अभी दोनों सदनों से यह बिल पास हो चुका है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपना उद्बोधन शुरू कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा पास द बिल रिलेटिंग टू द लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स विद आधार कार्ड, एंड आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया the bill will be converted into an act। ये बिल क्यों लाया गया, why सरकार ने क्यों लाया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बार बार गवर्नमेंट पर इंसिस्ट किया कि ऐसा बिल लाना बहुत जरूरी है ताकि बोगस वोटिंग को कम किया जा सके। क्योंकि एक ही व्यक्ति का एक कंस्टिट्यूएंसी में 2-3 बूथों पर नाम होना, फिर जब वो दूसरे जगह मान ले बिहार का रहने वाला है और वो बॉम्बे में काम करता है, तो बॉम्बे में भी उसका वोटर आईडी है और बिहार में किसी गांव में वोटर आईडी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वो दोनों जगह वोट दे रहा है, तो ये गलत है। तो वो इसीलिए बोगस वोटिंग को मिनिमाइज करना इसका लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसमें तीसरा है कि ये जो बिल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, चुनाव पंजीकरण अधिकारी,
वो आपसे आधार कार्ड, अगर कोई आप आवेदन देना चाहते हैं कि हमारा वोटर आईडी में नाम हो, तो उसके लिए आप उस समय में आपको पंजीयक अधिकारी जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आधार कार्ड मांग सकता है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश योर आइडेंटिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आधार जो है बेसिकली वो रेसिडेंशियल प्रूफ है, आप कहां के रहने वाले हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आपका सकूनत क्या है, आपके मां का नाम क्या है, ये सारा चीज डिटेल आधार कार्ड में रहता है, पूरा पता डिटेल रहता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप आधार नहीं दे पाते हैं, तो जैसे कि पहचान पत्र, चुनाव आयोग ने करीब 20-21 पहचान पत्र को, इवन राशन कार्ड को माना है, तो आप कोई भी पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि आपके पहचान को स्थापित किया जा सके। लेकिन फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति वही हैं, रामलाल ही हैं या नहीं है या फेक हैं, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए जो है, और आपका चुनाव पंजी में नाम जो है वो सही है या नहीं है, उसके प्रूफ के लिए आपसे आधार मांगे जा सकते हैं, आधार कार्ड मांगे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है ना इसके फीचर्स हैं। पांचवा, द बिल मेक्स इट क्लियर दैट नो एप्लीकेशन of inclusion of name in the electoral name shall be denied and no entry in the electoral roll shall be deleted for inability of individual to furnish or intimate आधार नंबर। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर मान लो आधार नंबर नहीं है और पंजीकरण अधिकारी ने आपसे मांगा और आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव सूची से, इलेक्टोरल रोल से आपका नाम हटा देगा। नो, आपको इसके बदले में, आधार कार्ड के बदले में दूसरे पहचान पत्र जो चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा, सो दैट योर आइडेंटिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। और इसके लिए सेक्शन 23 में अभी जो बिल पेश किया गया है, पास हुआ है, तो सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट 1950 में उसमें संशोधन किया गया है, सो दैट कि आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक किया जा सके, जोड़ा जा सके और बोगस वोटिंग को कम किया जा सके। और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के धारा 14 1950 के धारा 14 में उसमें क्वालिफाइंग डेट्स के बारे में भी उसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी तक ये नियम था कि 1 जनवरी के दिन को ही, 1 जनवरी या उसके पहले तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में वोट देने का अधिकार हो जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अब नए बिल के हिसाब से आपको 4 बार जो है ना अब इसमें एंट्री की जा सकती है, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को और 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को। अगर आप 18 साल के हो जाते हैं इन चारों डेटों में तो तत्काल ही आपका नाम चुनाव सूची में, मतलब इलेक्टोरल रोल में पंजीबद्ध किया जा सकता है और आपको 1 साल रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 जुलाई को पैदा हुआ, तो पहले के नियम से क्या था कि ही विल हैव टू वेट फॉर 6 मंथ, 1 जनवरी को ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। अब क्या है, अब 4 बार जो है वो क्वालिफाइंग डेट रख दिया गया है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, एक कैलेंडर ईयर में। तो जब भी जिसका एज 18 साल हो जाता है वो इलेक्टोरल रोल में उसको इंट्रीज कर दी जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के धारा 20 में और 1951 के आरपी एक्ट के धारा 60 में भी उसमें चेंज किया गया है, जिससे जेंडर न्यूट्रल फॉर सर्विस वोटर्स। मान लिया अभी आप जानते हैं कि पहले केवल पुरुषों का दबदबा रहता था सर्विसेज में, आजकल क्या हुआ, महिलाओं का भी, इवन मिलिट्री में भी अब वो जाने लगी हैं।
तो इसीलिए जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश किया गया है। वाइफ के बदले में या हस्बैंड के बदले में केवल वर्ड स्पाउस रखा गया। मतलब महिला अगर आर्मी ऑफिसर्स है तो उसका स्पाउस वहां हस्बैंड लिखने की जरूरत नहीं है, या महिला पुरुष अगर है आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर तो उसको उसके वाइफ को वाइफ लिखने से बेहतर है कि आप स्पाउस लिखें। तो इस तरह से जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट हैं ये इस बिल में शामिल हैं और निकट भविष्य में ही ये एक्ट बनने जा रहा है। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है उनका क्या कहना है कि जो लिंकेज किया जा रहा है इलेक्टोरल रोल से आधार कार्ड को, वो व्यक्ति के निजता के अधिकार को हनन करेगा। द राइट टू प्राइवेसी विल बी infringed upon, ये उनका सबसे बड़ा आलोचना है। लेकिन सरकार ने इसको भी खारिज किया और उन्होंने कहा कि जो ये पूरे डाटा रहेगा वो इलेक्शन कमीशन के पास में रहेगा प्रत्येक व्यक्ति का, और ये कोई सार्वजनिक करने का दूर दूर तक कोई बात नहीं है। इसीलिए डाटा के लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और किसी के निजता या प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी का पर हमले का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आगे ऑपोजिशन पार्टी एलेज दैट देयर वुड बी पॉसिबल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स अनविलिंग और अनेबल टू सबमिट आधार डिटेल्स एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग वोटर्स। और दोस्तों अपोजिशन पार्टी का यह भी कहना है कि जो बहुत सारे जो लेजिटिमेट जो वैध जो वोटर हैं आधार कार्ड के अभाव में उनको क्या मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, मतलब नॉन वोटर बना दिए जा सकते हैं, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट किया जा सकता है। यह उनका शंका है। लेकिन यह शंका का कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड से लिंक करना एक वॉलंटरी होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास में आधार कार्ड नहीं है तो बहुत सारे जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे राशन कार्ड है, जैसे बिजली बिल है, तो वो भी वोट देने के लिए लाए जा सकते हैं या इलेक्टोरल रोल में अपना नाम एंट्री करने के लिए किए जा सकते हैं। तो यहां पर उनको डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का जो खतरा जो दिख रहा है वो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये वॉलंटरी रखा गया है। इसके बाद में देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स, कि कौन वोटर्स किसको वोट दे रहा है, किसका कौन सा एरिया किस पार्टी को वोट दिया, ये सारे चीज जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि आजकल जो काउंटिंग होता है इवन जो इलेक्ट्रॉन ईवीएम से, तो उसमें यह पता चलता है कि बूथ क्रमांक इतना पर मान लो 20 पर बीजेपी को इतना मिला वोट, कांग्रेस को इतना मिला। फिर जो कैंडिडेट होते हैं या उनके जो सलाहकार होते हैं वो अपने हिसाब से पता लगा लेते हैं कि किसने उसको वोट दिया और किसको नहीं दिया। तो ये एक शंका है जरूर क्योंकि उसमें मिक्स अभी जो ईवीएम मशीन है उसमें मिक्सिंग करने का व्यवस्था नहीं है और वो बूथ वाइज जो है वो नंबर बताता है कि किस पार्टी को कितना कितना वोट मिला है। इट इज ऑल्सो एलेज्ड दैट आधार डाटाबेस में बी इररिलेवेंट टू वेरीफाई वोटर आइडेंटिटी बिकॉज इट इज एन आइडेंटिफायर ऑफ रेजिडेंस एंड नॉट सिटीजन। अब दोस्तों आधार का जो संरचना है वो क्या है, वो रेसिडेंस प्रूफ के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इससे सिटीजन कौन होगा नॉन सिटीजन कौन है इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये आरोप है। और बहुत सारे जो नॉन सिटीजन हैं उन्होंने भी आधार बना के रख लिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो आधार प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड हो जाए, और जबकि ये तथ्य है कि वो बाहरी आदमी है, घुसपैठिए हैं। तो इसके लिए ये बहुत सावधान करने की चीज है, सावधानी की जरूरत है। और
अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होगा, क्योंकि केवल हम आधार पर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। दूसरे जो उनके जो प्रूफ हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, उसको भी कोरबोरेटिव एविडेंस के तहत में सामने लाना होगा, ताकि कोई फेक आइडेंटिटी करके वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा सके। और उसके बाद में इट इज एलेज्ड दैट इवन दो द आधार रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी वॉलंटरी, इन प्रैक्टिस इट कैन बी मैंडेटरी। ये शंका है अपोजिशन पार्टीज का कि अभी तो वॉलंटरी मैंने स्वच्छा बना दिया गया है, लेकिन हो सकता है जो पंजीयन अधिकारी होगा वो मांग करे कि आधार कार्ड अगर आपके पास में नहीं है तो हम आपको वोटर आईडी में आपका नाम, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं एंट्री करेंगे। ये एक शंका है। आगे दोस्तों, ये तो अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें चुनाव सुधार के कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा संसद के मार्फत से किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में चुनाव सुधार की जरूरत क्यों है, इसके बारे में मैं वन बाय वन बताऊंगा। पहला, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी आप देखेंगे कि हमारे देश की राजनीति क्या हो गई है, अपराधीकरण से भरपूर हो गया। और हमारे पास डाटा जो है वो बताता है कि 40% लोकसभा के और 23% राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ में बहुत सारे अपराध पंजीबद्ध हैं। अब यह अलग बात है कि हालांकि कानून तो यह बना हुआ है कि अगर किसी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा हो जाता है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अपने धनबल, अपने मसल पावर से क्या होता है कि वो जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो ट्रायल की प्रक्रिया, वो अपने पक्ष में ले जाते हैं और ये देखा गया है कि अधिकांश मामले में वो बरी हो जाते हैं। लेकिन इससे यह नहीं साबित होता है कि वो नॉन क्रिमिनल है या उनका जो कार्य है वो संदेह से परे है। देखने वाली बात है कि 40% से ज्यादा जो एमपी लोकसभा के हैं और 23% से ज्यादा जो राज्यसभा के हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड, आपराधिक कृत्य उन्होंने किया हुआ। और यदि आप स्टेट लेजिस्लेचर और के तरफ देखेंगे तो ये जो आंकड़े हैं वो 50% से भी ओवर क्रॉस कर जाता है। और अगर आप निचले स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था उस पर अगर आप देखेंगे तो उसमें तो और बहुत ज्यादा धनबल और मसल पावर का इस्तेमाल देखने, जैसे सरपंच के चुनाव, मुखिया के चुनाव जो पंचायती राज व्यवस्था में होता है उसमें तो बहुत ज्यादा इसका खेल शुरू हो गया है। तो हम क्या देखते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा, मनी एंड मसल पावर स्टिल इन्फ्लुएंस इलेक्शन आउटकम इन ए बिग वे। अब जिसके पास में ताकत है, बहुत सारे लोग को वो पना दिए हुए है, क्रिमिनल एलिमेंट्स को, और धन तंत्र है उसके पास में। क्योंकि अभी आप देखेंगे एमएलए एमपी में अधिकांश लोग करोड़पति अरबपति हो गए हैं, ऐसे ही बैकग्राउंड वाले चुनाव जीतते हैं। जो सीधा सज्जन लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, बहुत रेयर केस में आप चुनाव जीतते हैं। अगर उन्हें पार्टी का पूरा सपोर्ट होता है तभी वो चुनाव जीतते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनको पार्टी का पूरा सपोर्ट होता था। लालजी टंडन उनके प्रमुख सलाहकार होते थे जब वो लखनऊ से जीतते थे। तो कहने का आशय यह है, या तो पार्टी का समर्थन मिले तभी नेता चुनाव जीत सकता है, पार्टी का रिसोर्सेज उसके लिए इस्तेमाल हो, या उसके पास में काफी धन हो और मसल पावर हो तभी वो चुनाव जीत सकता है। तो मनी एंड मसल पावर स्टिल इन्फ्लुएंसेस इन ए बिग वे। और ये हमारे देश के जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा तो फिर प्रजातंत्र क्या हो जाएगा, तो भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा, आपराधिक तंत्र में तब्दील हो जाएगा। और यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। तो इलेक्टेड पार्टी, अभी हमने देखा 16वीं लोकसभा में कितना पार्टिसिपेशन था, 66%। ये कम है। अगर पश्चिमी देशों की तुलना में देखेंगे तो ये कम है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा, जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा। बहुत सारे जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं वो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेते, वोट ही नहीं डालते हैं। वो वोट डालना अपने साल के खिलाफ मानते हैं, बाद में गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करते हैं। ये गलत बात है।
और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि महिलाओं का जो हिस्सेदारी है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, वो क्या देख रहे हैं कि मात्र 11% है, 11.3%। हालांकि लोकल लेवल में पंचायती राज स्तर पर तब तो महिलाओं को 50%, खासकर बिहार वगैरह स्टेट में तो 50% तक हिस्सेदारी दे दी गई है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इसमें हिस्सेदारी हम क्या देखते हैं 11.3%। और दोस्तों ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि ये जो परसेंट है महिलाओं की हिस्सेदारी वो पाकिस्तान से भी कम है। ये एक बहुत ही गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानों में नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और रोल ऑफ ईसी, जो इलेक्शन कमीशन है, एक संवैधानिक पद है, तो इलेक्शन कमीशन को अधिक पावर देने की जरूरत है, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। अभी जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है वो सत्ता पार्टी के द्वारा की जाती है। तो जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में एक कॉलेजियम का निर्माण होता है और उसमें अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर माने लीडर उसमें होते हैं, तो उस तरह का विधान यहां भी होना चाहिए। दूसरा यह भी नियम होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर जब अपने पद से रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में उसको किसी दूसरे पद पर वो के लायक नहीं हो, माने ही शुड बी नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी संवैधानिक पद के लिए, किसी भी प्राइवेट पद के लिए वो योग्य नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, ऐसा विधान किया जाना चाहिए। जैसे कि ऐसा विधान नहीं है, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिसाब से ही इनका भी इसी प्रकार का व्यवस्था किया जाना चाहिए। और पॉलिटिकल फंडिंग, अभी जब लोग चंदा देते हैं बहुत ही ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसमें स्पष्टता का पूरी तरह से अभाव है। ब्लैक मनी वाले लोग उसमें काफी धन देते हैं पार्टियों को, और सबसे ज्यादा करप्शन का अड्डा है। और लास्ट में विक्टिमाइजेशन ऑफ वोटर्स थ्रू बूथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफाइलिंग, और बहुत सारे लोगों को जो वोटर हैं उनके साथ में चुनाव के बाद में मारपीट की जाती है कि तुमने हमें वोट क्यों नहीं दिया। जैसे मैंने अभी लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइलिंग करना आज की तारीख में ईवीएम मशीन के माध्यम से होना आसान हो गया है कि किस क्षेत्र के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया, और उस आधार पर वो एक दुश्मनी पाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वोटर्स को विक्टिमाइज या उसको प्रताड़ित करने का बाद चुनाव के बाद में एक सिलसिला चल पड़ता है। इसको भी रोकने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स, कि हम चुनाव सुधार में क्या सलाह दे सकते हैं। तो पहला है कि प्रेस्क्राइब ए सीलिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर लाइक दैट ऑफ द कैंडिडेट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा करेगा एमपी के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, वो इलेक्शन कमीशन तय करता है। लेकिन उस कैंडिडेट के पार्टी के द्वारा उस क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा किया जाएगा ये इलेक्शन कमीशन तय नहीं करता। तो अभी होता क्या है कि मान लीजिए कोई सशक्त पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, तो पूरी ताकत लगा देता है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। भले ही कैंडिडेट प्रेस्क्राइब सीलिंग या लिमिट में वो खर्च कर रहा है, हालांकि वो भी बेईमानी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चुनाव खर्च सीमा बताई गई है उससे 10 गुना 20 गुना पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा खर्चा किया जाता है, सबको मालूम है। और दूसरा, जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखता है वो तो उस पर किसी प्रकार का कोई लिमिट है ही नहीं, कोई सीलिंग है ही नहीं। अगर कोई पार्टी बहुत ताकतवर है तो पूरी ताकत वो झोंक देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लेवल फील्ड है वो बराबर नहीं रह पाता है और उस ताकतवर पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा फायदा पहुंचता है और वो चुनाव जीत जाता है। तो कैंडिडेट के खर्चा में जो सीलिंग जो तय किया है इलेक्शन कमीशन, उसी तरह से पार्टी के
एक्सपेंडिचर पर भी, खर्चा पर भी उसमें सीलिंग रखा जाए। दूसरा, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट फंडिंग हो। ये विचार बहुत दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कभी काम नहीं हुआ है। और जो प्राइवेट डोनेशन जो दिया जाता है उस पर कंप्लीट बैन किया जाए, उस पर रोका जाए, क्योंकि प्राइवेट डोनेशन के माध्यम से पार्टियों को बहुत सारे गुप्त धन मिलते हैं, जो कि ब्लैक मनी जनरेशन का एक बहुत प्रमुख जरिया है। उसको रोकने की जरूरत है। उसके बाद में आप देखेंगे हिंदुस्तान में 1-2 पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां क्या है, किसी एक व्यक्ति का वो पूरा जागीर हो गया है। आप दक्षिण से लेकर के उत्तर तक देखें, और उसमें कोई आंतरिक प्रजातंत्र नहीं होता। 20-20 साल से एक ही परिवार के लोग, एक ही व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं, कोई चुनाव नहीं होते, और अगर चुनाव होते तो फर्जी होता है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी को स्थापित करना जरूरी है, ताकि पार्टी का काम सुचारू ढंग से चले और नए नए लीडर की उत्पत्ति हो सके। उसके बाद में ये जो पार्टियों के जो काम होते हैं वो आरटीआई के तहत में नहीं है, उसको आरटीआई के तहत में लाना जरूरी है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट इलेक्शन फंड की स्थापना करना जरूरी है, ताकि सभी को पैसा मिल सके और हर व्यक्ति जो योग्य है वो चुनाव लड़ सके। इसके बाद में टू एम्पावर एसीआई टू कैंसिल इलेक्शन। अभी जो किसी का जो इलेक्शन जो कैंसिल होता है वो कौन करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर आप ये पावर दे देते हैं, अगर उन्हें पता लगता है कि बहुत धन का इस्तेमाल हुआ है या जो कंडक्ट है उस कैंडिडेट का वो ठीक नहीं है, तो उसको कैंसिल करने का पावर मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे दिन लगते हैं, कभी कभी तो पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद में डिसीजन आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट और सुझाव है कि जिसके खिलाफ में, कैंडिडेट के खिलाफ में बहुत गंभीर प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, उनको चुनाव से वंचित किए जाएं, दीवार। लेकिन दोस्तों इसको गवर्नमेंट ने नहीं माना। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक प्रणाली में बहुत सारे लोग अदावत में एक दूसरे के खिलाफ में मुकदमा कायम करा देते हैं ताकि उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सके। तो जब तक उस केस में फैसला नहीं होता है तब तक हम किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके प्रजातांत्रिक जो अधिकार हैं उसका हनन होगा। तो आगे ऐसी बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में 1000 से ज्यादा जो चुनाव तो नहीं लड़ती है, लेकिन टैक्स फ्री जो उनको एग्जम्पशन जो मिला हुआ है डोनेशन में, उसका वो लाभ उठाते हैं। तो नियम ये बनना चाहिए कि अगर कोई पार्टी 10 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा, उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, और जो टैक्स फ्री जो एग्जम्पशन जो मिले हुए हैं उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। अभी 1989 तक 1989 तक एकल सदस्य इलेक्शन कमीशन होता था। बाद में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में 1989 में उसको त्रिसदस्यीय बनाया। तो यहां कहना यह है कि जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आप उसी प्रकार से हटा सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। मतलब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन पास करना होगा, महाभियोग लगाने होंगे, और तब जाकर के पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो यहां पर सुझाव यह है कि 2 और जो सदस्य जो हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है, उनको हटाने का विधान क्या है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को हटाने का, किसी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का अनुशंसा करता है तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईसीआई है उसके हटाने की प्रक्रिया और जो अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हटाने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहां सुझाव यह है कि जिस तरह से ईसीआई के हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से, उसी तरह से दोनों जो अन्य जो मेंबर हैं
उनका भी हटाने का प्रक्रिया वही होना चाहिए, ताकि वो बिना किसी दबाव के निर्णय ले सकें। और इसके बाद में चुनाव आयोग को हर एक पार्टी के जो पॉलिटिकल फंड हैं उनके ऑडिट करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो पैसे का गबन नहीं कर सके, बाएं दाएं नहीं कर सके। और इसके बाद जो पेड न्यूज जो बहुत सारी जो पार्टियां चलाती है, जो कैंडिडेट चलाते हैं, उसको एक अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। ठीक है। ईसीआई को, मतलब चुनाव आयोग को रूल बनाने का नियम ताकत होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे संवैधानिक संस्थाओं को है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट जो सजेशन है हमने दिए। अभी जो गवर्नमेंट ने 2-3 इंपॉर्टेंट काम किए हैं, अभी आपने देखा है कि आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक तो किया ही है। इसके अलावा नोटा भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ताकि अगर कोई व्यक्ति, कोई वोटर, अगर जो कैंडिडेट खड़े हैं, अगर उनमें से किसी को भी वोट देना नहीं चाहता, नहीं पसंद करता है, तो नोटा बटन दबा सकता है, अपना डिससेटिस्फैक्शन जाहिर कर सकता है। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, ताकि जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और ब्लैक मनी के इंसिडेंस को कम किया जा सके। और तीसरा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना कि अगर किसी के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध है तो उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। ऐसा करने से उसके प्रजातांत्रिक अधिकार की हत्या होगी, हनन होगा। और यह नहीं कहा जा सकता है कि कहीं हो सकता है कि अदावत में बदले की भावना से चुनाव में खड़े होने से रोकने के लिए उनके प्रतिद्वंदी के द्वारा भी मुकदमा कायम कराए जा सकते हैं। और हिंदुस्तान में एक ये व्यवस्था बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने नहीं माना। अब दोस्तों कंक्लूजन क्या है कि हमारे देश में 1952 से लगातार चुनाव होते रहे हैं। अनेक सरकारों को जनता के द्वारा बैलेट बॉक्स के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से, अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार बदल दिए हैं। हिंदुस्तान की जनता निरक्षर हो सकती है लेकिन बेवकूफ नहीं है, ये कहना था जगजीवन राम का। वो जानती है कि कौन पार्टी या कैंडिडेट उसके हित में काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है, और समय समय पर वो निर्णय लेती है और सत्ता में बदलाव लाती है। और इस तरह से हमारे देश का प्रजातंत्र जो है वो समय के साथ साथ मजबूत होता जा रहा है। लेकिन फिर भी चुनाव सुधार सतत होना चाहिए, ताकि जो वित्तीय जो उत्तरदायित्व है, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, दूसरा जो इंटरनल डेमोक्रेसी या हर एक पार्टी का जो आंतरिक जो प्रजातंत्र है उसमें दुरुस्तीकरण किया जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही ढंग से लागू करने के लिए चुनाव आयोग के पास में शक्तियां होना चाहिए, प्यूनिटिव एक्शन पावर होना चाहिए। और इसके अलावा वोटर के प्राइवेसी, मतलब राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता के अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। और सबसे अधिक प्रचार के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जागरूक करके अधिक से अधिक जनता की हिस्सेदारी हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में होना चाहिए। और जो अभी 66% है वो बढ़कर के 90%, 94% होना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रजातंत्र है वो मजबूत हो सके। और हम तो विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं ही, और प्रजातंत्र के सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर चुनाव के पद्धति में सुधार होते रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना सजेशन हमें दीजिए और हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। यदि आप और बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो YouTube पर जाकर के AJIS Academy
टाइप करिए, उसके बाद में प्लेलिस्ट खोलिए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट पर बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे और उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाभान्वित होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज का तो आप AJIS एकेडमी डाउनलोड करिए और हजारों की तादाद में एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्राप्त करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा।